Welcome people, this is UPSC Connect. So, the lesson is on satellites and propulsion system under the course of space. Next, let us see the remote sensing satellite. ये एक स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है जो कि अर्थ के सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और ये कलेक्ट कैसे करेगा? बाय द यूज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन जो कि वो ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है। तो उस स्कैटरिंग के बेसिस पे ये उस ऑब्जेक्ट को ये सेंस करेगा। बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन है, जो फील्ड्स हैं, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले लेट अस सी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इट कैन बी यूज्ड इन द असेसमेंट ऑफ नेट क्रॉप एरिया, crop production forecast, extent of disease in the crops, movement of crops pest and available of water in different reservoir. Forestry के केस में in the assessment of extent of forest cover, animal और plant species जितने भी हैं उनका जो distribution है, animals के migration, forest fires और कैसे उसको management कर सकते हैं. In the case of fishing, in the assessment of field of coastal bodies and fisheries distribution of animal and plant species. इसके अलावा जो फिशिंग जोन्स हैं, जो पोटेंशियल फिशिंग जोन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ताकि हार्वेस्टिंग इंप्रूव हो जाए। इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट इट कैन हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड कोरल ब्लीचिंग। इवन द केस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्टिंग इट कैन बी हेल्पफुल। इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग इट कैन बी यूज्ड फॉर रूरल एंड अर्बन प्लानिंग, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फ्लड प्रोन एरिया, and it can also be used in the identification to take measures on mitigation. मिनरल के केस में जो एक्सप्लोरेशन होती है उसको प्रोस्पेक्ट करने में यूज करते हैं। एंड इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री इट कैन स्ट्रेंथन द मिलिट्री पोटेंशियल बाय एक्टिंग एज अ स्पाई सैटेलाइट। इट कैन ऑल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन डेटा 24/7 इन ऑल वेदर कंडीशन, दैट इज रेनी एंड क्लाउडी कंडीशन। और इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, तो वो उस एक्टिविटीज के रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रीसैट। नेक्स्ट लेट अस सी द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। पोलर और इक्वेटोरियल एरिया को लेट अस कंपेयर देम। पोलर पे एज द शेप ऑफ अर्थ इट इज नॉट परफेक्टली स्फीयर। ये जियोइड, इसका जो शेप है वो है जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो जो पोलर पे जो डिस्टेंस होगी, रेडियस होगी, दैट वुड बी लेसर व्हेन कंपेयर्ड विद द रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो आरपी इज लेसर देन आरई। सो इसकी वजह से अगर पोलर पे रेडियस कम है तो ग्रेविटी यहां पे ज्यादा लगेगी कंपेयर्ड विद द ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट इक्वेटोरियल पोजिशन, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है इट शुड बी लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा होती है देन पोल। तो इसके वजह से ग्रेविटी यहाँ पे पोल पे ज्यादा होगी तो उस पर ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी। सो इट वुड बी नॉट मच बेनिफिशियल फॉर द सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। तो नेचुरली जहां ऐसे पोजिशन में लगानी चाहिए जहां पे ग्रेविटी कम एक्ट कर रही हो। तो दैट्स वाई वी वुड प्लेस द लॉन्चिंग स्टेशन एट इक्वेटोरियल पोजिशन, ताकि फ्यूल को हम लोग सेव कर सकें। एंड इट शुड ऑल्सो बी लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे लगाने की वजह से जो अर्थ की जो सरफेस है वो ऐसे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी वजह से उस सैटेलाइट को एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा विच वुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस। ऑल्सो अगर कोई डैमेज हो रहा हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, तो डैमेज के टाइम पे जो सैटेलाइट है वो नेचुरली वो गिरेगी, ओशन पे गिरेगी या फिर सी पे गिरेगी। ईस्ट कोस्ट पे लगाने की वजह से वो अगर लॉन्चिंग के टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो तो नेचुरली वो ओशन पे गिरेगी। बट अगर हम लोग वेस्ट कोस्ट पे लगाएं, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर उसका जो लॉन्चिंग के टाइम में कोई फेलियर हो जाता है तो वो मेन लैंड पे गिर जाती है। सो नेचुरली फॉर सेफ्टी प्रोसीजर्स इट वुड बी लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट। और जो प्रोमिनेंट लॉन्चिंग व्हीकल स्टेशंस हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, इफ वी से तो केप कैनावरल है जो कि फ्लोरिडा पे है, जो कि यूएस की नासा की जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहां पे लोकेटेड है। इसके अलावा कोरुओ स्पेस स्टेशन जो कि फ्रेंच गुयाना में है। इसके अलावा इंडिया के केस में सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पे लोकेटेड है।
तो ये सारे प्रोमिनेंट लॉन्चिंग व्हीकल स्टेशंस हैं जो कि ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है. नाउ लेट अस सी द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. इट इज बेसिकली अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि नॉर्मली होती है इन रेंज ऑफ 1 to 100 गीगाहर्ट्ज. तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम जो कि 1 to 100 गीगाहर्ट्ज है उसके अंदर है, बट जो नॉर्मल कॉमन एप्लीकेशंस है जो होता है दैट इज विद इन 1 to 40 गीगाहर्ट्ज. तो 1 to 40 गीगाहर्ट्ज में वी कैन क्लासिफाई देम एज L, S, C, X, KU, K and KE. तो ये सारी डेसिग्नेशन इट इज डन बाय IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ट्रांसपॉन्डर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में सिग्नल को रिसीव करेगा, अर्थ से सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर या तो वो एम्पलीफाई करेगा उस सिग्नल को या फिर उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा. और ये सब करने के बाद इट रिफ्लेक्ट्स देम टू बी रिसीव्ड एनीवेयर ऑन अर्थ सरफेस. जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है इट ऑपरेट्स नॉर्मली और ब्रॉडली इन C, X, KU and KA बैंड. C, X, KU and KA बैंड, इन सारे बैंड में कॉमनली यूज किया जाता है. और जो C बैंड है कंपेयर्ड विथ ऑल ऑफ देम, C बैंड की कैपेसिटी कम होती है, पावर कम होती है, और बट इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल्सो फॉर डाटा रिलेइंग फंक्शन. और इसकी पावर कम होती है तो इसका जो डिश का जो साइज है दैट वुड बी बिगर. तो these are normally used for satellite communication including television broadcasting. बट DTH पर्पसेस के लिए ये ऑप्टिमल नहीं है क्योंकि इनकी जो एंटीना है, एंटीना का जो साइज है वो बड़ी होगी. तो KU बैंड जिसकी कैपेसिटी C बैंड के कंपैरिजन में बड़ी होती है, डबल होती है, तो डबल कैपेसिटी होने की वजह से, पावर इंक्रीज होने की वजह से जो डिश की साइज है वो कम हो जाती है क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर एंड डिश साइज, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो पावर बढ़ेगी तो डिश साइज कम हो जाएगी. तो KU बैंड में डिश की जो साइज है वो कम होती है. सो फॉर DTH सर्विसेज KU बैंड इज वेरी ऑप्टिमल. अलॉन्ग विद DTH इसके अलावा वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड, जैसे बिजनेस नेटवर्किंग, सैटेलाइट बेस्ड न्यूज गैदरिंग, डिजिटल लाइब्रेरीज, इंटरैक्टिव मीडिया, इन सारे पर्पसेस के लिए KU बैंड को हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट अस सी द प्रोपल्शन सिस्टम. रॉकेट की जो प्रोपेलेंट होती है ये मिक्सचर होती है ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर सच दैट जो 50% है टोटल रॉकेट की जो वेटेज है उसकी 50% वो जाती है टू रॉकेट प्रोपेलेंट. इसकी वजह से क्या होती है, जो रॉकेट की पेलोड है वो कम हो जाएगी क्योंकि आधी से ज्यादा वेट तो सिर्फ रॉकेट प्रोपेलेंट यूज करेगा, तो इसकी वजह से टोटल पेलोड वो कम हो जाएगी. Normally, we can classify the rocket fuel into 3 categories: solid, liquid, and cryogenic. सबसे पहले let us see the solid fuel. इसके advantages हैं. It burns rapidly, so इसके वजह से जो thrust है, जो downward force है, उसके thrust कहते हैं. तो thrust की वजह से thrust जो ज्यादा मिलेगी हम, क्योंकि ये rapidly burn होता है ये, and ये ज्यादा expensive नहीं होता. So जो फर्स्ट स्टेज है, लॉन्च व्हीकल की जो फर्स्ट स्टेज है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं. और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होती है, सो इसकी वजह से इसको इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम सर्टेन एडवांटेजेस देयर आर डिसएडवांटेजेस टू. ये हैवी होती है, बल्कि होती है, तो इसकी वजह से जो पेलोड है लॉन्च व्हीकल की वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. अपार्ट फ्रॉम सॉलिड फ्यूल, नाउ लेट अस सी द लिक्विड फ्यूल. इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये कॉम्पैक्ट है, सो इट ऑक्युपाइज अ लेस स्पेस, एंड इसकी वजह से जो थ्रस्ट होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर्ड विद सॉलिड फ्यूल. जो इसकी वजह से जो पेलोड फ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लिक्विड फ्यूल वो कम स्पेस ऑक्युपाई करता है. एंड इट इज फ्लेक्सिबल, सो इट कैन बी यूज्ड इजिली इन कंट्रोलिंग द मिशन. नेक्स्ट लेट अस सी द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल. ये कोरोसिव होती है, so it can't be used for longer period of time, and it can't be used in less temperature, क्योंकि जो ये होती है बहुत ज्यादा कोरोसिव होगी. अगर हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसकी कोरोसिविटी वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, एंड इट इज अनस्टेबल. सो इसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट भी इजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, थोड़ी डिफिकल्टी होती है. तो नेक्स्ट लेट अस सी द क्रायोजेनिक. रॉकेट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको हम स्पेसिफिक इंपल्स कहते हैं, जो कि एक रेशियो होता है बिटवीन थ्रस्ट एंड उस फ्यूल की जो कंजप्शन है.
तो thrust upon fuel consumption is equal to specific impulse. A rocket engine which uses a cryogenic propulsion is called as a cryogenic engine, and जो rocket propulsion है using such an engine is called as a cryogenic propulsion. Cryogenic जो fuel की वजह से जो payload हो जाती है वो काफी improve हो जाती है, so the rocket can lift a heavier payload, and इसकी वजह से thrust है वो भी improve हो जाएगी काफी, so it provide enough thrust which is needed in the final stage. तो फाइनल स्टेज में बेसिकली हम क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करते हैं. जो GTO है उस ऑर्बिट पे इट कैन लिफ्ट 2 और मोर टन. क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन इट कैन बी स्टार्टेड एंड शट ऑफ इजिली, सो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी. तो जो स्पेस ऑपरेशन है या फिर मिशन के दौरान काफी ज्यादा हमें बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन कंट्रोलिंग द फ्यूल. जो फ्यूल है दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर है वो है O2. हाइड्रोजन की जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो है -253 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन की जो टेम्परेचर है इट इज एट -183 डिग्री सेल्सियस. इसकी वजह से जो स्पेसिफिक इंपल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी. देयरफॉर इट इनेबल्स द बेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. जो थर्मल एनर्जी है फ्रॉम क्रायोजेनिक कंबल्शन वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट गैसेस, और जो टेम्परेचर होती है इट लाइज इन द रेंज ऑफ 2500 टू 3500 डिग्री सेल्सियस, और इसकी प्रेशर भी काफी हाई होती है. जो हॉट गैसेस हैं जो निकलती हैं ड्यूरिंग द बर्निंग स्टेज, दे एक्सपैंड एंड प्रोवाइड द थ्रस्ट टू कैरी द हेवियर पेलोड. क्योंकि टेम्परेचर रेंज वो काफी ज्यादा हाई होती है तो इसकी वजह से थ्रस्ट है वो भी काफी इंप्रूव हो जाएगी. तो पेलोड को हम लोग लिफ्ट करने में काफी हमें हेल्प मिल जाएगी. इट वुड बी इजी टू लिफ्टिंग दैट हेवी पेलोड. और ये पोल्यूशन से फ्री होता है क्योंकि जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, आउटपुट है, इट इज ओनली स्टीम. GSLV 3 स्टेज ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स को यूज करता है, और जो क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज है अगर उसको हम लोग सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज के साथ कंपेयर करें तो जो क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज है वो काफी एफिशिएंट है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स 1.5 मोर थ्रस्ट कंपेयर्ड विद द अदर टू, एंड ये काफी कम स्पेस ऑक्युपाई करता है. जो फ्यूल है वो काफी कम स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो इसकी वजह से जो कंबशन एफिशिएंसी है फ्यूल की वो इंप्रूव होती है. एंड इसकी वजह से एज इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस सो इट कैन कैरी अ हेवियर पेलोड. हमें रॉकेट की साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसरो ने अंडर द प्रोजेक्ट कस्प क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट इंडिजीनियस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था. सो नाउ लेट अस स्टडी द लॉन्च व्हीकल. बेसिकली 4 टाइप के हैं. पहला है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है दैट इज अप टू 50 किलोस, और 4 स्टेज के रॉकेट बेस सिस्टम है ये, जिसमें सारे सॉलिड फ्यूल बेस्ड है. अगला है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, जिसकी पेलोड कैपेसिटी होती है 150 किलोस तक, और ये 5 स्टेज रॉकेट है और सारी सॉलिड फ्यूल बेस्ड होती है. अगला है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV. ये 3 टाइप के हैं, कोर अलोन, स्टैंडर्ड एंड एक्सेल. नेक्स्ट है GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये 3 टाइप के हैं, Mark 1, Mark 2 एंड Mark 3. सबसे पहले हम PSLV देखते हैं. यहां पे 4 स्टेजेस होती हैं. जो सबसे नीचे है वो है सॉलिड फ्यूल. इंटरमीडिएट स्टेज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला जो है लिक्विड फ्यूल बेस्ड है, फिर आता है सॉलिड फ्यूल बेस्ड, और जो हाईएस्ट स्टेज है, अपर स्टेज है, वो होती है लिक्विड फ्यूल बेस्ड. PSLV को हम यूज करते हैं सो एज टू कैरी द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू द पोलर ऑर्बिट. 3 टाइप के होते हैं, कोर अलोन जहां पे कोई स्ट्रैप ऑन मोटर्स होता नहीं है और इसकी पेलोड कैपेसिटी सबसे मिनिमम होती है. नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड, जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स है और ये सॉलिड फ्यूल बेस्ड होती है. और नेक्स्ट है एक्सेल यहां पे 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स है जैसे स्टैंडर्ड में होता है, और ये भी सॉलिड फ्यूल बेस्ड होती है, पर इसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी हाई होती है. ये GTO ऑर्बिट में ये 1 टन तक पेलोड कैरी कर सकता है. ये इसके जो एग्जाम्पल है वो है 2008 में जो लॉन्च हुई थी चंद्रयान 1, और 2013 में जो मार्स की जो इंडिया इसरो की जो मिशन थी मॉम, वो भी इस एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV है. वो स्टडी GSLV. जो पहला जो ऊपर का जो स्टेज है वो होती है क्रायोजेनिक अपर स्टेज.
मिडिल स्टेज होती है लिक्विड फ्यूल बेस्ड, एंड जो लास्ट स्टेज होती है वो है सॉलिड फ्यूल बेस्ड। ये जो GSLV है, इट इज यूज्ड टू कैरी बेसिकली द GSAT इनटू द GTO ऑर्बिट में GSAT को हम लोग भेजने के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें जो फ्यूल होता है वो होता है H2, जो कि होती है एट -253 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑक्सीडाइजर वो होती है -183 डिग्री सेल्सियस। वो क्रायोजेनिक अपर स्टेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो H2 है और ऑक्सीडाइजर वो है O2। 3 टाइप के हैं GSLV, जैसे हमने पहले पढ़ा था। पहला है मार्क 1, जिसकी कैपेसिटी होती है अप टू 1 to 2 टन, और मार्क 2 है जिसकी कैपेसिटी है 2 to 3 टन, एंड मार्क 3 जिसकी कैपेसिटी है सबसे हाईएस्ट होती है, इट कैन कैरी अप टू 4 टन। और इसको यूज करते हैं मैन्ड मिशन के लिए। अगर किसी पर्सन को स्पेस में भेजना है तो उस स्टेज में हम मार्क 3 सैटेलाइट यूज करते हैं। That's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in next lesson. Till then, have a nice day.